हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि हमने देखना है फॉरेन ट्रेड कैसी थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि हमने ये बताना है कि जो ब्रिटिश रूल था यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो फॉरेन के साथ ट्रेडिंग होती थी वो किस तरीके से होती थी, फॉरेन ट्रेड कैसी थी, यानी सेल और परचेज कैसे होता था, किस तरीके से क्या कुछ चलता था, वो हमने आज स्टडी करना है। कहते हैं इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड since ancient times. The Romans used to call India the sink of world's bullion, but the British rule in India brought an end to it. India was a well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory work and precious stone. But the British converted India into a net exporter of raw material and importer of finished goods. कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है कि इंडिया कैसा था, यानी इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड कैसा था जब ब्रिटिश रूल आया। तो कहता है इंडिया की अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो इंडिया बहुत ही अच्छी स्टेज पे था जब यहाँ से ही यानी कि इनसे इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। फिनिश्ड गुड्स का भी वेल एक्सपोर्टर माना जाता था इंडिया को, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स वगैरह, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क, प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स इंडिया के अंदर बनता था उसका भी वेल एक्सपोर्टर माना जाता था इंडिया को। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश टाइम आया, ब्रिटिश के अंदर उन्होंने अपने अंडर में सारा कंट्रोल लिया, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कन्वर्ट करके रख दिया, एक नेट एक्सपोर्टर बना दिया। केवल रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर सकता है अब इंडिया, फिनिश्ड गुड्स की तो कोई मतलब ही नहीं। फिनिश्ड गुड्स को क्या करने वाला है अब इंडिया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन के रह गया। कहते हैं इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यह सब कुछ कैसे हुआ, जैसे आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ से सामान बाहर जा रहा है अगर रॉ मटेरियल है तो टैक्स फ्री, अगर फिनिश गुड्स है तो उसके ऊपर लगने वाला है टैक्स। ऐसे ही जो एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे इंपोर्ट आएगा अगर फिनिश गुड्स आ रहा है ब्रिटिश से तो वो टैक्स फ्री आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ का इंडिया का प्रोडक्ट था, फिनिश गुड्स था, वो बाहर की प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन नहीं फेस कर पाया और उसकी वजह से वो पिछड़ता चला गया और इंडिया जो है लास्ट में एक वेल एक्सपोर्टर तो बन के रह गया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन के रह गया फिनिश गुड्स का। तो कहते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। और जो स्टेट थी फॉरेन ट्रेड की उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसी थी, वो इन कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आपको पता चलेगी। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले कहता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स का वो नेट एक्सपोर्टर बना, यानी कि रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्टर एंड फिनिश गुड्स ऑफ इंपोर्टर। ये किस चीज, यानी कि इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना इंडिया, फिनिश गुड्स को केवल इंपोर्ट करता रहा। ओविंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रो, silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. On the other hand, it become net importer of finished goods produced by the British industry. तो कहते हैं ये जो स्टार्टिंग में अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो क्योंकि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया की इकोनॉमी का, तो क्या हुआ, नेट एक्सपोर्टर वो बन के रह गया, रॉ मटेरियल सारा बाहर जा रहा है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चाहे कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, शुगर है, सब कुछ बाहर जा रहा है और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है। ब्रिटिश इंडस्ट्री के थ्रू फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के इंडिया के अंदर भेजा जा रहा है। Our imports included cotton, silk, and woolen cloths, besides several types of capital goods produced in England. Composition of exports and imports reflected utter backwardness of the Indian economy. कहता है हमारे जो imports, हम जो import कर रहे थे सामान, उसके अंदर cotton, silk, woolen cloths होते थे, यानी कि finished raw material जा रहा है, cotton जा रहा है, silk जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है और cloths बन के वापस यहाँ पे आ रहा है। और जबकि और भी कैपिटल गुड्स जो भी इंग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी यहीं पे फिनिश गुड्स का, क्योंकि इंपोर्टर बन के रह गया इंडिया। और उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना कि ऐसा स्ट्रक्चर था वो जिसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी के अंदर केवल और केवल बैकवर्डनेस आई। सेकंड कहता है मोनोपोली कंट्रोल एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल और इंडिया की फॉरेन ट्रेड।
कहता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहता है ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ कंट्री का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली के अंदर था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ही एक्सपोर्ट होगा वैसा ही इंपोर्ट होगा, क्योंकि उसके हाथ में है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाएगी वो, मन चाहा जिसके ऊपर ड्यूटी लगाना है, जिसके ऊपर टैक्स लगाना है उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, जिसको टैक्स फ्री भेजना है उसको टैक्स फ्री भेजेगी। तो मोनोपोली पावर थी ब्रिटिशर्स की। कहते हैं इन द कंटेस्ट टू ऑब्जर्वेशंस आर क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। कहता है 50% से ज्यादा की जो फॉरेन ट्रेड थी वो डायरेक्ट यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के टुवर्ड्स में थी, ब्रिटेन के फेवर में जाती थी जितनी भी ट्रेड होती थी। While exports of primary products, raw material from India supplied inputs to the British industry. ब्रिटिश इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल मिलता था वो इंडिया से मिलता था, इंडिया के इनपुट से उसे सप्लाई होता था रॉ मटेरियल। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और इंडिया का जो मार्केट था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, वो इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना और जो कि यानी ब्रिटिश इंडस्ट्री के फेवर में था। ठीक है, वो यही तो चाहते थे कि यानी कि यहाँ से सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को मिल जाए, इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, उनको अच्छा लगेगा। और उस साथ साथ क्या हो जाए, साथ में जो फिनिश गुड्स वो बनाएंगे वो क्या हो, वो यहाँ पे बिक जाए, तो फिर उनको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी, वो तो आराम से रहेंगे। थर्ड में कहता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। अब सरप्लस ट्रेड लिखा तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेड हो रही थी यहाँ पे वो फायदेमंद थी, लेकिन फायदा किसको हो रहा था, फायदा केवल ब्रिटिशर्स को हो रहा था। कहते हैं सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आर एक्सपोर्ट एक्सीड आवर इम्पोर्ट्स। कहते हैं सरप्राइज की बात है कि जब ब्रिटिश का टाइम था तो उस टाइम हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो ज्यादा थे हमारे इम्पोर्ट की बजाय। इट इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बीओ पे देखोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी फेवरेबल है, यानी कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट कम है तो इसका मतलब फेवरेबल सिचुएशन है। बट नोट दिस पॉइंट केयरफुली, लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो। जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे ना हम अगर एक बात तुम ध्यान से देखोगे ना इन सारे पॉइंट्स में तो एक ही बात कॉमन है, और वो बात ये कहना चाह रहे हैं ये बार बार कि हमारा जो इंडिया है वो इम्पोर्टर है फिनिश गुड्स का, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहता है दिस सरप्लस वाज ओविंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। अब एक्सपोर्ट हुआ तो किस चीज का हुआ, प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ, नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जो आप कह रहे हो फायदेमंद सिचुएशन है हमारे इंडिया के लिए, नहीं, फायदा हो रहा है तो केवल ब्रिटिशर्स को, विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये साइन है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। कहता है द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कहता और जो सरप्लस हुआ ना, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत सरप्लस हुआ होता इस ट्रेड सरप्लस से, तो उसको यूज नहीं किया गया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जाए कंट्री की, इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। जबकि अगर सरप्लस हुआ तो उस सरप्लस का कहाँ पे यूज किया गया, उस सरप्लस को यूज किया गया कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं ना उनको मीट आउट करने के लिए इसका यूज किया गया। सेकंड, एक्सपेंसेस ऑफ वार्स फोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जितने युद्ध ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लड़े ना वो भी इसी से पूरे किए गए। ठीक है, यानी कि जो भी सरप्लस हुआ उसका कुछ यूज नहीं किया गया कि इंडिया की डेवलपमेंट की जाए, इंडिया की ग्रोथ की जाए, जबकि उन्हीं को यूज किस लिए किया गया, उनको यूज किया गया सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए इंडिया के अंदर उसके लिए, और साथ में जितने भी हमारे क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने युद्ध लड़े उनसे जितने एक्सपेंसेस हुए उनको पूरा करने के लिए वो यूज किया गया जितना सरप्लस हुआ। और कह रहा है इसी की वजह से जो इंडिया इकोनॉमी थी वो क्या हुआ, बैकवर्डनेस होगी, यानी बैकवर्ड होती चली गई और ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ आया। अभी ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, कहता ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। Huge administrative expenses were incurred by the British government to manage their colonial rule in India। कहता बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडिया के अंदर आने के लिए, अपना ही सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए कि अब हम ही कंट्रोल करने वाले हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस लगाए ना, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा लग गए। कहता ऑल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वॉर्स इन परस्यूट टू द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। कहते कि दो वजह से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक तो पहली बात उनके ऊपर राज जमाने के लिए, और दूसरा और ज़्यादा एक्सपेंसेस लगा था कि बहुत सारे युद्ध उन्हें लड़ने पड़े थे, तो ज़्यादा पैसा उनका यहाँ पे खर्च हो गया। तो कहता है ऑल दिस एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द इंडिया एक्सचेकर। तो सारा का सारा एक्सपेंसेस कहाँ से बोर्न किया उन्होंने, यही इंडिया से, इंडिया एक्सचेकर से। कहता है दिस इम्प्लाइड टू इंडियाज ऑफ इंडिया ड्रेन
इम्प्लाइड है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, और इसी की वजह से कहता है कि जो इंडिया की वेल्थ थी ना वो नाले में धका दी गई, यानी कि जो जितना भी इंडिया का पैसा आया, जो भी सरप्लस होता गया, सरप्लस कहाँ जाता गया, वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता गया। या तो वो अपने एक्सपेंडिचर वॉर्स के कंप्लीट कर रहे हैं, युद्ध वो कर रहे हैं और इंडिया से पैसा ले रहे हैं, सरप्लस होता गया वहां लगाते रहे, या फिर जितना पैसा आ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अपना इंडिया का सरप्लस वहां पे लगाते रहे। तो ठीक है, तो आज हमने बेसिकली यही पढ़ा कि क्या होता है हमारा, कि यानी फॉरेन ट्रेड कैसे थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ठीक है, हो गया क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Priti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.